हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन की सीरीज में चला रहा हूं। इस मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस में मैं पीवाईक्यूज आपको कराऊंगा। अलग अलग सब्जेक्ट के ये पीवाईक्यूज होंगे। ये पीवाईक्यूज अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स के लिए भी ये उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की या पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बात और, यूपी पॉलिटेक्निक के लिए जो रिवीजन और प्रैक्टिस कोर्स है वो 1 जुलाई से आ रहा है। रिकॉर्डेड कोर्स होगा, वो लाइव क्लासेस उसमें नहीं होंगी। हाँ, क्वेश्चंस आपको भरपूर मिलेंगे और जो कहीं आपकी थ्योरी छूट गई होगी तो उसको आप रिवीजन से कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच है, रिवीजन बैच है, वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है। तो जिन्हें ज्वाइन करना है वो उसे ज्वाइन कर सकता है। टेस्ट सीरीज की रही बात, तो टेस्ट सीरीज इन दोनों ही एग्जाम के लिए, एक एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है, तो ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। और यूपी की जो टेस्ट सीरीज है यूपी पॉलिटेक्निक वाली, तो वो भी 1 तारीख से आपको मिल जाएगी, तो वो ज्वाइन करना चाहता है अगर टेस्ट सीरीज सिर्फ, तो वो 1 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, देखिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, Which one of the following cannot be explained by considering a harmonic approximation for the lattice vibration in solid? इनमें से कौन जो है एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जो हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन कंसीडर किया जाता है लेटिस वाइब्रेशन में, उसमें इनमें से किसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो देखो, जब हम हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो उसके लिए जो इंटर एटॉमिक पोटेंशियल की हम वैल्यू लेते हैं, तो in the harmonic approximation जो इंटर एटॉमिक पोटेंशियल की वैल्यू जो हम लेते हैं, इंटर एटॉमिक पोटेंशियल, वो वैल्यू हम लेते हैं 1/2 kx²। ये वैल्यू लेते हैं, यानी कि केवल और केवल क्वाड्रेटिक टर्म्स जो है वही कंसिडर किए जाते हैं। Only quadratic terms are considered. Quadratic terms are considered. और जब ये क्वाड्रेटिक टर्म्स हम कंसीडर कर लेते हैं तो ये जो हमारे पास हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन है, इससे क्या क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक तो डिबाई टी क्यूब लॉ है ना, डिबाइज टी क्यूब लॉ इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। दूसरा इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है डुलोंग पैटी लॉ। तो डुलोंग का जो पैटेट लॉ है, डुलोंग पैटेट लॉ, उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और तीसरा ऑप्टिकल ब्रांच जो है उसको भी इससे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ऑप्टिकल ब्रांच, जो थर्मल एक्सपेंशन है, ये हमारा अनहार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन हो जाता है। ये जो है ये कौन सा हो जाता है? अनहार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म के साथ साथ और भी जो टर्म्स है वो कंसिडर होते हैं। तो अनहार्मोनिक जो कंसिडरेशन है या अप्रोक्सीमेशन है, वो वाला पार्ट हो जाता है किसमें? जब हम थर्मल अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द बीसीएस थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो सुपर कंडक्टर की जो बीसीएस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ एनर्जी गैप एट टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरा है डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर्स फॉर आइसोटोप। तो पहला बात हो रही है प्रेजेंस ऑफ एनर्जी गैप। तो प्रेजेंस ऑफ एनर्जी गैप की बात करें, यानी कि पहले ऑप्शन की बात करें, तो एनर्जी गैप का जो फॉर्मूला है एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप के लिए बीसीएस ने जो फॉर्मूला दिया उसके अकॉर्डिंगली डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि जो टी है उसकी वैल्यू लेस देन क्या होती है? टीसी होती है। तो यहां पर बोला है प्रेजेंस ऑफ एनर्जी गैप एट टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल सही है। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जो टेम्परेचर है वो रहेगा। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर आइसोटोप्स। तो आइसोटोप इफेक्ट जो इसमें दिया था बीसीएस थ्योरी में, तो टी सी प्रोपोर्शनल टू m पावर माइनस हाफ, यानी कि अलग अलग
जो हमारे पास आइसोटोप्स है उनके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो ये वाला भी जो है हमारे पास क्या है, सही है। तीसरा बात चल रही है क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/2E, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ है H/E, यहां पर लिखा हुआ है H/E, तो ये गलत हो गया। और फोर्थ लिखा हुआ है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइजनर इफेक्ट। तो माइजनर इफेक्ट वाला जो है वो भी हमारे पास क्या है, सही है। तो हमें चुनना है गलत, तो गलत कौन सा हो जाएगा, यहां पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द टेम्परेचर T डिपेंड्स ऑन ऑफ मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी काई ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विद अ क्यूरी टेम्परेचर Tc इज गिवन बाय। कुल मिलाकर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी वाइस लॉ को हमें पूछा है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्यूरी वाइस लॉ जो है वो कैसे लिखा जाता है, फेरोमैग्नेटिक के लिए बात कर रहा हूं। तो फेरोमैग्नेटिक के लिए लिखा जाता है C/T-TC, है ना, C/T-TC। और ये वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर T ग्रेटर देन TC। यदि T ग्रेटर देन TC है तो ही ये वैलिड है। अगर T की वैल्यू लेस देन TC हो जाती है तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, तो फिर ये वैलिड नहीं होता, है ना, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो ये कहां से कहां के लिए होगा, C/T-TC। अगर हमें ये लिखा मिले C/TC, तो ये होता है किसके लिए, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये किसके लिए होता है, फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो डाईमैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक के लिए जो काई है, यानी कि जो मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी, ये इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। किसके लिए, फॉर डाईमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक के लिए ये टेम्परेचर से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो ये तीनों के लिए अलग अलग है ना, तीनों के लिए ये अलग अलग लिखे हुए हैं। तो समझ में आ गया होगा, आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर अ 3-डायमेंशनल क्रिस्टल हैविंग n primitive unit cells with a basis of p atoms, the number of optical branch। अकाउस्टिक ब्रांच सबसे पहले निकाल लो और फिर ऑप्टिकल ब्रांच निकाल लो। तो यहां पर जब आप अकाउस्टिक ब्रांच की बात करोगे, अकाउस्टिक, तो 3 डायमेंशन का केस है, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर अकाउस्टिक ब्रांच हो जाएगी। तो अकाउस्टिक ब्रांच जो होगी, अकाउस्टिक ब्रांचेस, तो अकाउस्टिक ब्रांच जाएगी नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर। तो ऑप्टिकल ब्रांच जो बनेगी, ऑप्टिकल ब्रांच कैसे बनेगी, वो बनेगी 3p-3। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर एक्सरे डायफ्रैक्शन फ्रॉम अ क्रिस्टल विद अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर का है, हमें बताना है कि डायफ्रैक्शन पीक कहां पर नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन फेस सेंटर में केवल और केवल तभी होगा जब सभी के सभी ऑड होंगे या सभी के सभी क्या होंगे, इवन होंगे। तो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैं लिख रहा हूं और आपको ये याद भी होने चाहिए। तो रिफ्लेक्शन अकर्स ओनली पहला व्हेन ऑल इंडाइसेस आर इवन। एक तो ये कंडीशन है, ऑल इंडाइसेस आर इवन, या तो जितने भी इंडाइसेस हैं सारे के सारे इवन हो, और या ऑल इंडाइसेस क्या हो, ऑड हो। व्हेन ऑल इंडाइसेस आर ऑड, या सारे के सारे जो इंडाइसेस है वो ऑड हो। अब एक एक करके चेक कर लो, एक एक करके चेक करोगे तो जो 2, 1, 2 है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है इवन, ऑड और इवन, है ना। यहां क्या लिखा है, इवन, ऑड और इवन। तो यहां पर डायफ्रैक्शन पीक आपको नहीं मिलेगा। दूसरा वाला जो लिखा है 1, 1, 1, इसमें तीनों क्या है, ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है। तो यहां पर डायफ्रैक्शन पीक हो जाएगा। तीसरा है 2, 0, 0, तो यहां पर क्या है, इवन, ये भी क्या है, इवन, और ये भी क्या है, इवन। तो यहां पर भी डायफ्रैक्शन पीक मिलेगा। और फिर है 3, 1, 1, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑड, ये भी क्या हो जाएगा, ऑड, और ये भी क्या हो जाएगा, ऑड। तो यहां पर भी डायफ्रैक्शन पीक मिल जाएगा। हमारे कहां नहीं मिलेगा, पहला वाला केस जहां पर इवन, ऑड, इवन का कॉम्बिनेशन बन गया। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, द हॉल कोफिशिएंट RH ऑफ सोडियम डिपेंड्स ऑन। सोडियम का जो हॉल कोफिशिएंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हॉल कोफिशिएंट है RH, उसकी वैल्यू लिखी होती है 1/Ne, जहां n जो होता है उसको हम कहते हैं करियर डेंसिटी। n को हम क्या कहते हैं, करियर डेंसिटी। करियर मतलब ले जाने वाला, तो करियर डेंसिटी, वो वाला करियर नहीं, करियर वाला जो हमारे
पढ़ने लिखने वाला करियर नहीं, ले जाने वाला, जो गुड्स करियर वाला होता है वो वाला करियर। तो ये इंडिपेंडेंट होता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है? इफेक्टिव मास से, रिलैक्सेशन टाइम से और मोबिलिटी से। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पहला इफेक्टिव मास, दूसरा रिलैक्सेशन टाइम, और तीसरा मोबिलिटी। तो ये इन तीनों चीजों से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। हमें पूछा है किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? करियर डेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? करियर डेंसिटी। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज नॉट परमिसिबल? देखो, 2 फोल्ड सिमेट्री परमिसिबल है, 4 फोल्ड परमिसिबल है, 3 फोल्ड परमिसिबल है। कौन परमिसिबल नहीं होता? 5 फोल्ड परमिसिबल नहीं होता। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 5 फोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट, द ब्लोच थ्योरम स्टेट्स दैट विद इन अ क्रिस्टल द वेव फंक्शन psi r ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज द फॉर्म। ब्लोच थ्योरम हमें बतानी है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है तुम्हारा, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा जो है उसमें लिखा हुआ है psi r इक्वल्स टू यू आर ई पावर k डॉट आर, वेयर यू आर इक्वल्स टू यू आर प्लस ए इज अ लेटेस्ट वेक्टर। बिल्कुल सही है। ये आर भी लिख सकते हो, ये कैपिटल आर में लिख सकते हो इसको आप, ये एक लेटेस्ट वेक्टर है। और के जो है वो आर्बिट्री वेक्टर है। ये के जो है वेव वेक्टर होता है और ये आर्बिट्री वेक्टर होता है रेसिप्रोकल स्पेस के अंदर। जबकि सी ऑप्शन जो है वो लगभग सेम सा है, यहां पर लिखा हुआ है जी डॉट आर, जबकि जी डॉट आर नहीं होता, ये क्या होता है? के डॉट आर होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट, अ लो डेंसिटी ऑक्सीजन गैस एट लो टेम्परेचर, low density oxygen gas at low temperature only the translation and rotational mode। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी निकालोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बन जाएगी? 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 5। टोटल कितनी हो जाएगी? 5। स्पेसिफिक हीट निकालनी है, स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट जो है वो किसके बराबर होती है? एफ आर अपॉन 2। तो f की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, तो ये हो गया 5r अपॉन 2। और अगर इसको आपको kb के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 5/2 kb। क्या हो जाएगा? 5/2 kb। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन डिस्पर्शन रिलेशन फॉर अ 1 डायमेंशनल मेटल इज गिवन बाय, वेयर k इज अ मोमेंटम, a is lattice constant, epsilon naught is a constant having dimension of energy, and Ka mod of K less than equals to pi if the average number of electron per atom in the conduction band is 1/3, then the Fermi energy is तो फर्मी एनर्जी हमें बतानी है कितनी होगी। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन को देखो आप। तो यहां पर जो लिमिट है, वो लिमिट कहां से कहां तक जा रही है? -kf से लेकर और +kf तक जा रही है। तो यहां पर ये लिमिट भी -पाई से कहां तक जाएगी? पाई तक जाएगी। तो मैं अगर यहां से बना लेता हूं ka और इक्वल्स टू पाई, तो यहां से मैं k की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? पाई अपॉन ए। और हमें दिया है कि एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इन द कंडक्शन बैंड इज 1/3। तो मैं यहां से रिलेशन kf को डिवाइड करता हूं किससे? k से, यानी कि π/3 से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये π/a से, π/a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर है? ये 1/3 के बराबर है। किसके बराबर? 1/3। तो यहां से मेरे को kf की वैल्यू मिलेगी। तो kf की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/3a। kf की वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/3a। तो अब मैं यहां वैल्यू डालूंगा। तो एक बार तो मैं वैल्यू निकाल लूंगा sin स्क्वायर ka/2 की। तो sin स्क्वायर ka/2, तो k की वैल्यू कितनी रखूं मैं? π/3a। तो यहां से बनेगा ये π/3a, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये बनेगा sin स्क्वायर π/6। तो sin π/6 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। और इसी तरह से मैं वैल्यू निकाल लूंगा sin स्क्वायर ka की। तो ये हो जाएगा कितना? ka मतलब π/3 और π/3 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखूंगा आप।
तो यहां से ये एनर्जी की वैल्यू जो आएगी ई एफ हो जाएगी। तो ई एफ इजक्वल्स टू 2 एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर के बाई 2, इसकी वैल्यू मैं रखूंगा 1/4 माइनस ये 1/6 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 3/4 से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ε0/4, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर अगला है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन टू द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एट लो टेम्परेचर इज। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन बताना है, तो हमारे पास एक तो टोटल का जो एक्सप्रेशन होता है स्पेसिफिक हीट का वो होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन और एक होता है लेटिस कंट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो हमारे पास होता है वो होता है गामा टी, और लेटिस कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है बीटा टी क्यूब। हमें पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू of velocity of electrons corresponding to the point of inflection in the EK diagram is। तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू 1/h कट, और ये होता है dE/dk। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की आपसे यहां पर बात की जा रही है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है d2E/dk2। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, क्योंकि कर्व कौन सा चल रहा है, ई के कर्व चल रहा है। तो हमारे पास जो आइसोटॉपिक मास, क्रिटिकल मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h²/d2E/dk2। अब क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई, तो यहां से m जो है वो किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, यानी कि यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो जो m है वो किसको अप्रोच कर जाएगा, इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा। इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो इसका मतलब यहां से जो हमारे पास वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। तो वेलोसिटी क्या बन रही होगी, मैक्सिमम बन रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन द ओरिजिनल BCS मॉडल ऑफ सुपरकंडक्टिविटी द डिपेंडेंस ऑफ TC, तो ये तो सीधा सा फॉर्मूला है, सी ऑप्शन आएगा, TC प्रोपोर्शनल टू m⁻⁻². The maximum radius of interstitial sphere that can just fit into the void between the body centered atom। तो BCC के लिए एक रिलेशन होता है हमारे पास, क्या रिलेशन होता है, 4r इक्वल्स टू √3a। डायगोनल के ऊपर जो हम निकालते हैं तो यहां से a की वैल्यू आती है 4r/√3, ये वैल्यू आती है। तो उसके बाद हमें इंटरस्टिशियल स्पेयर की मैक्सिमम रेडियस निकालनी। तो द लार्जेस्ट interstitial site occurs at the octahedral position, और ये जो पोजीशन है इसके अकॉर्डिंगली r की वैल्यू होती है a/2 माइनस r। अब a की वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर दूंगा मैं, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा a की वैल्यू रखते ही 4, तो ये बन जाएगा 2r, है ना, क्योंकि हम वैल्यू रख रहे हैं कितनी, ये वाली। तो 2 से 4 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2r/√3 और माइनस r। तो यहां से मैं कॉमन ले लूंगा r, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 2/√3 माइनस 1। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट, if the static dielectric constant of NaCl crystal is 5.6 and optical refractive index is 1.5, the ratio of its electrical polarizability and its total polarizability is। तो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेबिलिटी उसको हम लिखते हैं इनफाइनाइट, और वो बराबर है n²। n का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो गया 1.5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2.25। और एक है हमारे पास स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहां से हम निकाल लेंगे टोटल पोलराइजेबिलिटी। तो टोटल जो पोलराइजेबिलिटी होगी, तो टोटल पोलराइजेबिलिटी जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी
अल्फा एस माइनस वन, ये बनेगी 5.6 है ना, तो ये बनेगी ई एस माइनस वन एप्सिलॉन एस, तो ये 5.6 माइनस वन। तो मैं इनका रेशो निकालना है, अल्फा ई अपॉन अल्फा टोटल। तो इनका जो रेशो निकलेगा वो कितना आएगा, 2.25 अपॉन 5.6 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 4.6। अब यहां से एक बार सॉल्व करूं इसको, 2.25 अपॉन 4.6, तो ये 0.489। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आना चाहिए ये 5 के आसपास आंसर आना चाहिए, 0.5। तो ये आंसर आना चाहिए, चेक कर लेना एक बार इसको, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है तो एक बार चेक कर लेना आप ये। नेक्स्ट, if 50 kilowatt is the applied potential in the X-ray tube, then the minimum wavelength of the X-ray produced is। तो लैम्बडा मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एच वी अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो वैल्यू है ये 1240 और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमें मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। तो ये कितना दिया हुआ है 50 किलो वोल्ट, तो ये हो जाएगा 50,000। तो यहां से इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 0.0248 नैनोमीटर बनेगा, इसमें बनेगा नैनो में। अब इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में बदलना है तो ये हो जाएगा 0.248 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.248, यानी कि सी आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।